बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरवरी का महीना हमारे फ्रूट प्लांट्स के लिए इंतहाई ज़रूरी और इंतहाई अहम महीना है। इस महीने में अगर हमने अपने फ्रूट या फलदार पौधों को हमने उनके ज़रूरत के मुताबिक ख़ुराक और उनको जो ज़रूरत होती है, जो फर्टिलाइज़र, जिन खादों की, वो हमने दे दिए, तो फिर अगले सीज़न में या आने वाले सीज़न में हमें एक बेहतरीन फ्रूट जो है वो मिलेगा, जो मार्केट के हिसाब से भी बेहतरीन होगा, मुनाफे के हिसाब से भी बेहतरीन होगा। लेकिन अगर फरवरी का महीना हमने ज़ाया कर दिया तो फिर जो है हम प्लांट से, अपने पौधों से कोई गिला नहीं कर सकेंगे। क्योंकि पौधे जो हैं वो तवज्जो मांगते हैं। जिस तरह के इंसान को खुराक की ज़रूरत होती है, उस तरह पौधों की भी खुराक की ज़रूरत होती है। और ये फरवरी का महीना बहुत सारे पौधों के लिए इंतहाई अहम महीना होता है। अब अनार के बारे में मैं आज बताना चाहता हूँ कि अगर अनार से आपने एक बेहतरीन फल लेना है और बीमारी, क्रैकिंग और फंगल डिजीज़, फफूंदी जिसको हम कहते हैं, उससे फ्री फ्रूट हमने लेना है, फल हमने लेना है, तो फिर फरवरी में आपने ये जो तरीक़ेकार है आपने करना होगा। इसके लिए दो किस्म के खुराकें जो हैं, दो किस्म की खादें जो वो हम डालेंगे। एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने 4 किस्म के छोटे जो पिट्स हैं वो हमने बनाए हुए हैं। ये वाला है और उस साइड पे ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये 2 ज़रा गहराई में कम है। ये हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए करेंगे। ये आप देखें यहाँ पे, ये तने से तकरीबन 1.5 फुट 2 फुट दूर है। ये आप इनकी जड़ें आप देख रहे हैं, ये इनकी जो है रूट्स हैं, ये इनकी खुराक के जड़ें हैं। यहाँ पे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अप्लाई करेंगे। जबकि ये वाली जो पिट्स हैं ये हमने ज़रा गहरे बनाए हुए हैं। ये भी आप यहाँ पे रूट्स देख रहे हैं। यहाँ पे मैक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो हम डालेंगे। तो 4 किस्म के 4 पिट्स हमने बनाए, 2 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए और 2 माइक्रो के लिए। तो अब वो कौन सी खुराकें हैं जिसको हम सिर्फ साल में एक दफ़ा जो है हम अप्लाई करेंगे और फिर जो है पौधा हमें पूरा साल जो है वो कोई गिला उसका नहीं होगा और उसकी खुराक जो साल भर की खुराक है वो इंशाल्लाह इस फरवरी में जो ट्रीटमेंट है इससे इनकी खुराक जो है वो पूरी हो जाएगी। तो वो कौन कौन से माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए, पौधे की उम्र कितनी होनी चाहिए, इस्तेमाल का तरीक़ेकार क्या है और कौन कौन से वो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो वो हम बात करेंगे। जो हमारे ज़ाहिद इकबाल साहब हैं, सॉइल केमिस्ट, वो हमें बताएंगे कि तरीक़ेकार, मिकदार और पौधे की उम्र और मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से और उसकी कितनी मिकदार होनी चाहिए। इन सब के बारे में तफसीली बात हम जनाब ज़ाहिद इकबाल साहब से करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी जिस तरह ज़ैद सलीम साहब ने आप लोगों को बताया, ये इसके हाइबरनेशन का पीरियड है। अब ये उठने वाला है, मतलब है कि ये प्लांट जो है ना सोई हुई हैं, मरी हुई नहीं है, सोई हुई है। अब ये उठेंगे तो उठने के साथ से इनको नाश्ते की ज़रूरत होती है। जिस तरह इंसान उठता है तो हम इसके जो खुराक का प्लान है, जिसको हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज़ कहते हैं, तो उसके किस तरह हम उसको अप्लाई करेंगे और कौन कौन सी न्यूट्रिएंट अप्लाई करेंगे और क्यों अप्लाई करेंगे और इसका फ़ायदा क्या है। सबसे पहले हम इसको जो बुनियादी अंसर है NPK वो अप्लाई करेंगे। उसकी एप्लीकेशन का तरीका ये है कि जो फॉस्फेटिक खादें हैं वो चूँकि साइल में मोबाइल नहीं है, तो इसका आजकल आसान तरीका ये है कि इस तरह हम डिच बनाएं। ये देखो इसकी रूट नज़र आ रहे हैं। इस डिच में हम, अगर पौधा बिल्कुल बड़ा है, 1 kg का मतलब है ये 4 हमने जो है ना इस तरह डिच बनाए हैं। इसमें हम 250 ग्राम आ गए, तो इसमें हम 250 ग्राम डालेंगे फॉस्फेटिक खाद, इसमें 250 ग्राम डालेंगे, इसमें 250, इसमें ये इसका 1 kg। क्यों इस तरह अप्लाई करते हैं? ताकि इसका डायरेक्ट रूट के साथ, जो रूट सार्प्शन जोन है इसका, जिससे रूट खुराक ली थी, इधर इसको डायरेक्ट खुराक मिले। वो खाद हरकत नहीं कर सकती ज़मीन में, नंबर 1। नंबर 2, पोटाश का भी हम और नाइट्रोजन का, वो अगर हम इस तरह ब्रॉडकास्ट करें वाटर कंडीशन में, इसके इर्द गिर्द तने से 6 इंच के फासले पर, तो कोई मसला नहीं है। ये मैं फॉस्फेटिक खाद की बात कर रहा हूँ। दूसरा हमारे पास है माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट में हमारे पास जिंक है। जिंक की एप्लीकेशन का तरीका ये है कि वो भी हम इस तरह अप्लाई करेंगे, लेकिन डोज कम होगा, वो 200 ग्राम होगा।
तो 50-50 ग्राम हम एक एक डिच में डालेंगे, तो हमारे पास 200 ग्राम का इसके लिए जिंक का डोज। चूँकि जिंक भी जो है ना वो भी साइल में इमोबाइल है और प्लांट में भी इमोबाइल है। अब मज़े की बात यह है कि फास्फोरस और जिंक जो है ना वो रूट उसको ले लेते हैं, रूट के साथ जब ये टच हो जाते हैं तो ले लेते हैं। अब फास्फोरस इसको एज अ कैरियर काम करेगा, चूँकि जिंक तो प्लांट में भी है, इसको पहुंचाएगा ऊपर जहाँ से लीफ इनिशिएशन होती है वो होती है। तो जिंक के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। फ्रूट अगर कोई पौधा नहीं दे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा रोल है, एंजाइम एक्टिवेशन में भी रोल है, क्लोरोफिल कंटेंट बढ़ाने में भी जिंक का रोल है। एक प्लांट है उसमें क्लोरोफिल कंटेंट कम है, तो ऐसे एंजाइम होते हैं जो क्लोरोफिल बनाते हैं, उसमें भी जिंक की एक्टिवेशन का रोल है, तो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब प्रैक्टिकली हम आपको दिखाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़, हमने जिप्सम भी अप्लाई करना है। जिप्सम में कैल्शियम का एक सोर्स है हमारे पास और इसमें सल्फर भी होता है। तो ये दो जो है ना इसको भी हम डिच में अप्लाई करेंगे। 1 kg ये करेंगे, 1 kg फास्फेटिक और जिंक 200 ग्राम। बाकी जो है ना जो हमारे पास पोटाश है या यूरिया है, इसको हम ब्रॉडकास्ट करेंगे वाटर कंडीशन में। अब ये वाटर कंडीशन में नहीं है, इसको हम फिर थोड़ा सा पानी देंगे। अब तरीका हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ये वाला खाद हम अप्लाई करते हैं। ये फास्फेटिक खाद है हमारे पास, इसको हम ये 1 kg है, इसका तकरीबन 250 ग्राम इस डिश में हम डालेंगे। ये तकरीबन 250 ग्राम इसका ये हुआ। और ये दूसरा है, ये डायरेक्ट आप इसको खुराक दे रहे हैं। अगर आपने इस तरह इसको नहीं दिया तो इसकी अवेलेबिलिटी इसको कम हो जाती है। ये देखो, इसको हमने एप्लीकेशन इस तरह की है। अब जो डिच वाले हैं, अब दूसरे नंबर पर हमारे पास वो है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट जो है वो भी हम इस डिश में अप्लाई करेंगे। ये तो हमने फास्फेट कर लिया। अब जिंक का जो है ना, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अप्लाई करते रहते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कितनी मिकदार होगी, तो इस वजह से इंशाल्लाह ये तकरीबन 150 से लेकर 200 ग्राम तक ये पूरे होंगे। ये दूसरा खाद हमने अप्लाई कर दिया। अच्छा, जो हमारे पास KCl है, म्यूरेट ऑफ पोटाश, उसका तरीका ये है, वो हम इस तरह ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। देखो, लेकिन आपके तन्ने से 6 इंच के फासले पर होनी चाहिए। ये हमने म्यूरेट ऑफ पोटाश इसको अप्लाई कर लिया। अच्छा, अब रह गया हमारे पास यूरिया। इसका अच्छा तरीका ये है कि इसको हम पानी में डिज़ोल्व करें, लेकिन चूंकि अब हम डायरेक्ट पानी देंगे इसको, तो हम इसको भी इस तरह ये थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। ये 1 kg तक हम कर सकते हैं। 1/2 kg हम अप्लाई कर रहे हैं। हमारे पास नाइट्रोफास में भी इसका वो है, तो इस वजह से 1/2 kg हमने इसको अप्लाई कर दिया। ये अभी हम इसको जिस तरह ब्रेकफास्ट होती है, नाश्ता वगैरह, अब ये जो है ना, ये भी इस तरह हम अप्लाई कर लेंगे। लेकिन इसको मैं बताता हूँ, इसको हम इसके साथ अप्लाई कर लेंगे, इस डिच में डालेंगे। ये भी 1 kg तक बस। अब दूसरी डिच में मतलब वो दूसरे बार बस। अब इसमें एक जो टेक्निकल सवाल पैदा होता है इसकी अवेलेबिलिटी का। तो अगर हम इसको इसी तरह खुश्क रहने दें तो इसकी अवेलेबिलिटी कम होगी। हमारे जो सॉइल साइंटिस्ट हैं वो अगर इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, अभी हम डायरेक्ट इसको पानी देंगे, अभी पानी देंगे। अगर हमने अभी इसको पानी नहीं दिया तो कैल्शियम फास्फोरस के साथ बाउंड हो जाता है। लेकिन अगर आपकी ज़मीन वाटर कंडीशन में है, आप उसको मसलसल पानी लगाते हैं, तो उसकी अवेलेबिलिटी फिर हो जाती है। हालांकि इस तरह इसको हमने नहीं छोड़ना है। अगर हमने इस तरह छोड़ दिया इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फास्फोरस हमारा कैल्शियम और साइल के साथ बाउंड हो जाएगा, उसको जो है ना प्लांट नहीं ले सकते। तो ये तरीका है। इसको इस कंडीशन में ये हाइबरनेट है, डॉर्मेंट स्टेज में है। इसको पहले से हमने खुराक रख दिया है मेज पर। अब जो ही इसकी स्प्राउटिंग होगी तो इन प्लांट को जो न्यूट्रिएंट मिलेंगे तो उससे इनको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, इसकी फ्रूटिंग में भी और इसकी जो क्लोरोफिल कंटेंट है उसमें भी इसको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ज़हीर इकबाल साहब, लास्ट टाइम हमने जो एक पौधे की ट्रीटमेंट की थी तो उसमें हमने जिंक जिप्सम और फास्फोरस को हमने यूज़ किया था। कुछ जो दोस्तों ने इतराज़ किया था कि जो कैल्शियम है, जो जिप्सम है, उसको फास्फोरस के साथ हम यूज़ नहीं कर सकते।
वो मैंने पहले भी बता दिया, उनकी बात सही है। कैल्शियम जो है ना वो जो फास्फेट रेडिकल है उसके साथ बाउंड हो जाता है, इसकी जो एफिलिएशन है वो बहुत ज़्यादा है। मैं इन द सेंस ये कह रहा हूँ कि इसको हमने गीला रखना है। सॉइल रिएक्शन तब होंगे जब आपकी ज़मीन गीली होगी। अभी आपने इसको 100 केमिकल इस्तेमाल किए, लेकिन अगर आपने इसको खुश्क छोड़ दिया, मैं जो खुश्क ज़मीन है जो एरिड जोन के हुए उसमें मैं ये वो करता हूँ। इस तरह जो हमारे पास पानी अवेलेबल हो कि उसमें हमें पानी दे सकते हैं। ये देखो अभी हम इसको पानी दे रहे हैं। तो ये डिचेस जो है ये फिल करेंगे मट्टी से? मट्टी, हाँ ये फिल करेंगे मट्टी से, ये डिच मट्टी से फिल करेंगे। अब उसमें इसको फिल करेंगे, इसके ऊपर हम पानी फिर देंगे, इसको बिल्कुल फिल करेंगे, मतलब इसको मट्टी से भर के, हाँ, तो फिर हमने पानी देना है भर के, और फिर इसको हमने वाटर कंडीशन में रखना है। वाटर कंडीशन ये है कि ज़मीन को हमने खुश्क नहीं होने देना है। बाकी जो जिप्सम का फास्फेटिक खाद के साथ इस्तेमाल है तो उसको इसलिए मैं भी बीइंग अ सॉइल केमिस्ट रिकमेंड नहीं करता, लेकिन हमारे पास और कोई दूसरा वो नहीं है। अच्छा, तो ये होना ताकि इसके साथ हम ह्यूमिक एसिड पर अप्लाई कर लें, फिर उसकी अवेलेबिलिटी अगर फास्फोरस कैल्शियम के साथ अटैच भी हो जाए तो उसकी अवेलेबिलिटी हो जाती है। लेकिन हमारा जो डिज़ायर्ड है वो खुराक है जो इसको मिलना चाहिए वो इंशाल्लाह मिलेगा। और इसका एक और फ़ायदा है, नेक्स्ट अगर हम इसको एप्लीकेशन ना भी करें ना तो जो नेक्स्ट इसकी स्प्राउटिंग है वो इंशाल्लाह खुराक की ज़रूरत उसको नहीं होगी। जो ज़मीन के साथ बाउंड होता है वो आहिस्ता आहिस्ता सॉइल रिएक्शन के साथ बारिश होती है, वो फिर रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि हमने जिप्सम को फास्फेटिक खाद के साथ इस्तेमाल, लेकिन इधर चूँकि हमने डोज पूरा करना है, कैल्शियम का सोर्स हमने इसको देना है। इसमें कैल्शियम की डिफिशियंसी वो भी क्रैकिंग में उसका रोल होता है, जिंक का भी होता है, कापर का जो नीलत होता है वो तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो भी 100 ग्राम देना चाहिए था। कापर सल्फेट और बोरिक एसिड जो है ना 50 ग्राम देना चाहिए। बोरिक एसिड तो इंशाल्लाह ये इसका फिर मुकम्मल डोज जिस तरह हम कहते हैं इसकी दवाई पूरी। तो ज़रीक़ साहब, हमारे देखने वालों को, दोस्तों को सिर्फ जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमने इस्तेमाल किए उनकी मिकदार और पौधे की उम्र के हिसाब से सिर्फ उनका वो बता दें। अगर पौधा फर्स्ट ईयर है उसका फ्रूट का, आपको पता होना चाहिए कि इसने पिछले साल खुराक दिया था, तो आपने जो बुनियादी खादें हैं इसमें यूरिया है और DEP है, तो DEP आपने आधा किलो और यूरिया 250 ग्राम रखना है अगर पहला साल है। अगर दूसरा साल है तो इसी हिसाब से आप 100 ग्राम इजाफा करते जाएं। अगर तीसरा साल है तो 100 ग्राम और इजाफा करते जाएं, यहाँ तक कि पौधे की उम्र ऐसी पौधा मिच्योर हो जाए तो आपने फिर कौन सा डोज पे आपने स्टॉप करना है। DEP 1 kg, यूरिया 1/2 kg, ये सब के लिए रिकमेंड है जो बड़ा पौधा होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट में डिपेंड करता है, अगर आपने बिल्कुल माइक्रो न्यूट्रिएंट दी नहीं है तो 200 ग्राम रखना है, अगर आपने दी है तो 100 ग्राम रखने हैं। उसमें जिंक है, आपका कापर का सोर्स है, बोरान का सोर्स है, और पोटाश जो है ना, पोटाश आपने 1/2 रखना है। आपने अगर DEP उसको 1000 ग्राम मतलब है 1 kg दिया है तो आपने 500 ग्राम पोटाश रखना है। ये तरीका है। बड़ी मेहरबानी ज़रीक़ साहब। तो ये बातें आपने ज़रीक़ साहब की सुनी कि उसने एक बड़ी अच्छी बात की है कि ये पौधे के लिए नाश्ता है। ज़ाहिर है फरवरी में वो डॉर्मेंट सीज़न में होते हैं, जिस तरह कहते हैं पौधे सो रहे हैं, और ज़ाहिर है जिस तरह के इंसान सो रहा होता है, रोज़ सुबह उठता है तो उसको नाश्ते की ज़रूरत होती है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है वाकई मैंने पहली दफ़ा सुनी है कि ज़रीक़ साहब ने कहा कि ये पौधे के लिए नाश्ता है। फरवरी में जो खुराक हम इसको दे रहे हैं तो ये बेसिकली उनके लिए हम ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे हैं। तो ये एक अनार के पौधे के लिए हमने ब्रेकफास्ट दे दी। तो इसमें जो नॉर्मल जो मसले आते हैं, ज़रीक़ साहब ने बताया था कि जो क्रैकिंग आती है इसमें, और इसमें फंगल डिजीज़ पर आ जाता है और अनार के जो फ्रूट हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये जो केमिकल या ये जो नाश्ता आप इसको देंगे तो इंशाल्लाह ये जो बीमारियां हैं ये आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएंगी। आप मतलब ये नहीं लगे कि आपने दिए और अगली सीज़न में आपका फ्रूट 100% जो है वो साफ़ सुथरा होगा, थोड़ी बहुत वो होगी, लेकिन ये कि आने वाले सीजन्स में इंशाल्लाह इसमें काफ़ी बेहतरी आएगी, क्योंकि ज़ाहिर है ये जो खुराक है या जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है इसकी जो रिएक्शन होती है ज़रा स्लो होती है, थोड़ा सा टाइम ये लेगी। 1-2 सीज़न में इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़र्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।